So, good evening to all. Welcome to Learners Academy. The third topic in our grammar session, after the two topics have been done, noun and pronoun, is adjective. Because देखो हम किस स्ट्रक्चर से ग्रामर को अप्रोच कर रहे हैं, हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पकड़ लिया है. किसको पकड़ लिया है? सेंटेंस. अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर होता है जनरल स्ट्रक्चर. तो सबसे पहला एलिमेंट आता है सब्जेक्ट. पहला एलिमेंट क्या आता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन. तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने पहले सब्जेक्ट को पकड़ा है. सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, तो हमने नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में सीखा. एंड देन अब नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. कितने? 8. जिसमें से तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो है हम आज स्टार्ट करेंगे. ये क्या करता है? ये इस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. बोले तो इसकी विशेषता बताता है. ठीक है, इसको मॉडिफाई करता है. दैट मींस इसकी विशेषता बताता है. इसके बारे में कुछ अर्ज करता है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, कुछ भी मान लो. ओके, स्टार्ट करें. सो द थर्ड टॉपिक इज एडजेक्टिव. टॉपिक नेम इज एडजेक्टिव. हिंदी में हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव को? बोलो. हिंदी में एडजेक्टिव को क्या बोला जाता है? विशेषण. और हिंदी की डेफिनेशन से आप इसको कंपेयर करो तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे. हिंदी की डेफिनेशन क्या होती है? विशेषण की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है. और इधर देखो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन. क्वालिफाइज मतलब उसकी क्वालिटी बताना है ना. ठीक है, नाउन या संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, दोनों में से किसी की भी क्वालिटी बताए, क्वालिफाई करे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. क्लियर? ओके. जैसे कि एक सेंटेंस है, राम इज इंटेलिजेंट. मीनिंग बहुत इजी सा सेंटेंस है, समझ में आ गया होगा. मतलब बोले तो राम इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार होना, बुद्धिमान. ठीक है, वैसे इंटेलिजेंट मतलब होशियार होना ज्यादा रहता है. ठीक है, तो राम होशियार है. तो इसमें नाउन आ रहा है राम, आ रहा है. सब्जेक्ट कौन है? राम. और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन. तो इस बार कौन कर रहा है? नाउन. और ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये किसके लिए आया है? राम के लिए. तो राम की विशेषता बता रही है कि राम कैसा आदमी है? होशियार आदमी. सो ये इंटेलिजेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव कहलाएगा जो कि राम के लिए आ रहा है. और कल को अगर मैं राम के लिए एक प्रोनाउन यूज कर लूं ही, तो ये इंटेलिजेंट उस ही के लिए भी आ सकता है. लाइक ही इज इंटेलिजेंट. तो जरूरी नहीं है एक एडजेक्टिव केवल नाउन के लिए आएगा. कोई भी एडजेक्टिव या तो नाउन के लिए आएगा या फिर प्रोनाउन. लाइक फर्स्ट सेंटेंस में इट इज कमिंग फॉर नाउन एंड सेकंड सेंटेंस में इट इज मॉडिफाइंग, इट इज क्वालिफाइंग अ प्रोनाउन. सेकंड सेंटेंस देखो, ही इज इंटेलिजेंट. डिफरेंस क्या है भाई? नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन लिख दिया. तो इंटेलिजेंट कल पहले नाउन की विशेषता बता रहा था, आज किसकी बता रहा है? प्रोनाउन की बता रहा है. तो ही इज अ प्रोनाउन हियर एंड इंटेलिजेंट इज इट्स एडजेक्टिव हियर. ठीक है, सेंटेंस में जैसे ही एडजेक्टिव दिखे, अब कुछ शब्द हमको याद रखने पड़ेंगे कि एडजेक्टिव होते हैं. जैसे होशियार, तो आपको खुद सोचना होगा, होशियार किसी व्यक्ति का नाम तो होगा नहीं. होशियार कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता है. तो संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है. होशियार क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए आएगा. तो होशियार क्या? देखो, होशियारी नाउन है लेकिन होशियार विशेषण. होशियारी क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक गुण है ये. समझ में आई बात? जैसे सुंदरता नाउन है पर सुंदर एडजेक्टिव है. जैसे मैं कहूंगा, अब अगर स्पेशल केस में अगर वो नाम है तो फिर उसको नाउन ले सकते हैं. ऐसे तो फिर होशियारी, जैसे होशियारपुर ऐसे भी रख दिया, किसी को होशियार सिंह, किसी का नाम रख दिया. स्पेशल केस में हमने नाम रख दिया, वो एक अलग बात है. लेकिन मैं यहाँ पे होशियार, एक्चुअल होशियार होने की बात कर रहा हूँ, तो वो तो किसी का नाम नहीं हो सकता ना. ठीक है, वो तो क्वालिटी है. क्लियर है? हाँ, अगर उसको किसी का नाम रख दिया गया है तो ऑब्वियसली फिर वो नाउन है. ठीक है, जैसे मैंने कहा सुंदरता और सुंदर, तो आप कैसे कहोगे? आप ऐसे कहोगे कि वो लड़की सुंदरता है, या आप ऐसे कहोगे वह लड़की सुंदर है? सुंदर है. तो नाउन के लिए कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट हुआ? सुंदरता या सुंदर? सुंदर. तो ब्यूटीफुल होना यहाँ पे एडजेक्टिव होगा. ब्यूटी नाउन होगा. तो अक्सर जो एडजेक्टिव होते हैं, जनरली एडजेक्टिव बनाए जाते हैं जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे बनाए जाते हैं. तो फिर क्लासिफिकेशन था, उसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े, जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी से बन गया ऑनेस्ट. ईमानदारी, ईमानदार. ठीक है, ब्रेवरी, ब्रेव.
कुछ है और कुछ एक अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर है? जैसे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस दैट नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें, बड़े आगे टॉपिक में, यहां तक समझ आया जो भी कहा मैंने? ओके। अब एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन देखें, तो वैसे इसका क्लासिफिकेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट है, बट अब अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। बाकी इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ एरर हार्ड एंड फास्ट नहीं बनती। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक, इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक। अच्छा, विशेषण, अब ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जैसे नाउन की क्लासिफिकेशन जो इंग्लिश में होगी वो हिंदी में होगी, प्रोनाउन की क्लासिफिकेशन जो इंग्लिश में होगी हिंदी में। कभी कभी मैच करती है, कभी कभी मैच किसी किसी के केस में मैच करती है, किसी किसी के, जैसे नाउन की 5 तरह की क्लासिफिकेशन तो हिंदी से मैच करती है, व्यक्तिवाचक है ना, जातिवाचक, कॉमन नाउन, पदार्थवाचक, ठीक है ना। और लेकिन प्रोनाउन की ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जो उससे मैच करती है तो सारी नहीं करती, कुछ एक करती है। ठीक है, तो हो सकता है विशेषण जो है हिंदी में इनका क्लासिफिकेशन कुछ अलग होता हो। बाकी इंग्लिश में कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। क्या? एक तो है एट्रीब्यूटिव एंड द अदर वन इज व्हाट? प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका यूसेज इंपॉर्टेंट है, भैया कैसे यूज होते हैं ये। ठीक है, तो देखो ध्यान, सिंपल सा डिफरेंस है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो जिस नाउन के लिए आए, क्या कहा मैंने? जिस नाउन के लिए आए जस्ट उसके बगल में प्लेस होगा, और ये कभी प्रोनाउन के लिए आता ही नहीं। क्या कहा मैंने? एट्रीब्यूटिव, अभी एग्जांपल देंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है, वैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, बट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो पहली बात तो प्रोनाउन के लिए आएगा ही नहीं। किसके लिए आएगा? हमेशा, और जिस भी नाउन के लिए आएगा उसके बगल में प्लेस हो जाएगा, उसके जस्ट बगल में। जैसे कि मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो बॉय के बगल में गुड प्लेस हो गया। समझ गए? तो सेंटेंस देख लो। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन से जस्ट पहले किया जाता है, वही मैंने कहा, नाउन से जस्ट पहले यानी नाउन के बगल में उसकी प्लेसमेंट होगी। सेंटेंस देखो। हाँ, जिस नाउन की विशेषता बतानी है उसको, ऑब्वियसली एडजेक्टिव उस नाउन के प्लेस में बगल में प्लेसमेंट होगी जिसकी वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, जैसे इसमें बॉय को आपको इंटेलिजेंट बनाना है, बॉय की विशेषता बतानी है कि वो बॉय कैसा बॉय है, इंटेलिजेंट बॉय है, तो इंटेलिजेंट को जस्ट उसके बगल में प्लेस कर दिया हमने, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर है? और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बगल में प्लेस नहीं होता है, जो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। क्या कहा मैंने? जो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, और कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का? बताओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे याद रख सकते हो कि वर्ब के बाद आएगा, और ऐसे भी याद रख सकते हो एज ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। कैसे भी याद रख सकते हो। सेंटेंस देखें, जैसे आप इसी में अगर एन को हटा दो और बॉय को हटा दो, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था, तो ये देखो इंटेलिजेंट के बगल में कोई नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट वर्ब के बाद में आ रहा है, और इंटेलिजेंट राम का कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है? राम इज इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट वर्ड राम का कॉम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? सो इस जगह पे इंटेलिजेंट एज ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और पिछले वाले केस में एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा था। समझ गए? इसी को मॉडिफाई, हाँ बोलो। हाँ हाँ, देखो आप इंटेलिजेंट बॉय को बता रहे हो, और फिर इंटेलिजेंट बॉय पूरा का पूरा मिलके राम के लिए कॉम्प्लीमेंट है, उसमें भी राम का कॉम्प्लीमेंट है। देखो मैं ऐसे कह देता राम इज अ बॉय, मैं क्या कह देता? राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो बॉय राम का complement है। हाँ, अब बॉय को मॉडिफाई करके होती है, ऐसा करता है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव आया है वो राम के लिए नहीं आया है, इनडायरेक्टली कह सकते हो कि आप राम की इंटेलिजेंस बता सकते हैं, डायरेक्टली वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। अब ये इंटेलिजेंट बॉय एज ए पूरा का पूरा नाउन, एज ए पूरा कॉम्प्लीमेंट का नाउन एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी बनता है। इंटेलिजेंट बॉय पूरा का पूरा नाउन है, ये किसके किसके कॉम्प्लीमेंट बन रहा है बताओ? ठीक है, आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि सर इंटेलिजेंट वर्ड भी तो इसमें काम के लिए है? नहीं, इंटेलिजेंट बॉय नाम के लिए, इंटेलिजेंट अकेला तो बॉय है। समझ गए? हाँ हो सकता है दो कॉम्प्लीमेंट हो गए, एक नाउन का तो एक ही कॉम्प्लीमेंट
नाउन है राम, एक बार का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा, ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा, अगर बात चेक करते हैं दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी, ओके क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता। तो एक ही एडजेक्टिव को मुद्दा क्या है कि सर एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, तो कुछ एडजेक्टिव्स तो एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिव मतलब कुछ एडजेक्टिव्स को एट्रिब्यूटिव फॉर्म में यूज किया जा सकता है, जैसे एडजेक्टिव को यूज कर लिया एट्रिब्यूटिव फॉर्म में, कुछ एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज किया जा सकता है, जैसे इसमें इंटेलिजेंट वर्ड को मैंने प्रेडिकेटिव फॉर्म में भी यूज कर लिया, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या, ठीक है, लेकिन अब इसमें तो कोई एरर नहीं बनी, तो एरर कब बनेगी, अब अगली शीट में हम स्पेसिफिक कुछ एडजेक्टिव्स लेंगे जो केवल और केवल या तो एट्रिब्यूटिव फॉर्म में यूज हो सकते हैं या फिर प्रेडिकेटिव फॉर्म में, जो दोनों में यूज हो सकते हैं उसमें एरर नहीं बनी, पर सिखाना था इसलिए मैंने एक ही एडजेक्टिव को दोनों फॉर्म में यूज किया। इवन ऊपर जो इंटेलिजेंट है वो भी एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव फॉर्म में, दोनों जगह पे, यहाँ पे भी प्रेडिकेटिव फॉर्म में है और यहाँ पे भी प्रेडिकेटिव फॉर्म में, क्योंकि किसी नाउन से पहले नहीं आ रहा, इवन वो वर्ब के बाद आ रहा है, यानी एज ए कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। क्लियर है क्या? नहीं, अगर आपने इंटेलिजेंट के बाद बॉय लगा दिया, अगर आपने इंटेलिजेंट के बाद में बॉय लगा दिया तो इंटेलिजेंट वर्ड अब राम के लिए है ही नहीं, वो बॉय के लिए, तो वो जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उससे पहले प्लेस है, उससे पहले प्लेस है, तो फिर वो एट्रीब्यूटिव है। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है गुणवाचक, तो जिस नाउन के बगल में है उसके गुण बता रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और प्रेडिकेटिव को हिंदी में कहते हैं विधेयवाचक, विधेयवाचक क्या कहते हैं, विधेयवाचक। आपने सेंटेंस को स्टार्टिंग में तोड़ा था, याद हो तो, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, याद है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, तो उस प्रेडिकेट उसमें भी उसका मतलब होता है विधेय, उसमें भी उसका मतलब क्या होता है, विधेय, तो वो विधेयवाचक एडजेक्टिव हो गया, मतलब उस प्रेडिकेट का हिस्सा है वो, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट में प्रेडिकेट का हिस्सा है वो, ठीक है। उसी अप्रोच को यूज करके इसका नाम रख दिया गया प्रेडिकेटिव, क्योंकि ये जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसके बगल में नहीं बैठा है। क्लियर है क्या? बोलो, चलें आगे। चर्चित, रुद्र, चले, चलो, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं बनी, ये तो सिखाने के लिए था। चलो अगली शीट पे चलते हैं, अब एरर्स कैसे बनेंगी। वैसे आपके लेवल पे एडजेक्टिव्स की कम एरर बनेगी, जो एरर्स बनेंगी वो चैप्टर के थोड़े एंड में आएंगी, जैसे डिग्री से रिलेटेड एरर्स ज्यादा बनेंगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में जो बेस पार्ट है ये आपके सीखने के लिए है, यहाँ से आपके लेवल पे एरर्स कम बनेगी, आगे तो बनेंगी, जब आगे आप हायर लेवल की इंग्लिश के एग्जाम्स दोगे उसमें तो इसमें से एरर्स आती है, ठीक है। सेंटेंस देखो, सामान्यतः एडजेक्टिव्स का प्रयोग एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों तरह से किया जा सकता है, जैसे अभी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया नहीं दिखाया, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं भाई दोनों तरीके से और कैसे कैसे यूज हो सकता है। एक तो इंटेलिजेंट को यूज करके दिखा लिया, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने लिखा दिस इज ए ब्लू पेन, यह एक नीला पेन है। अब देखो एडजेक्टिव की एक खासियत और है, अच्छा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव में एक और फर्क है, पता है क्या? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हटा देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को अगर मैं सेंटेंस से हटा दूं, जैसे मैंने राम इज इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट को हटा दूं तो सेंटेंस कंप्लीट है क्या? राम इज इनकम्प्लीट है ना, ठीक है। तो इससे भी पहचान हो जाएगी, इससे भी पहचान हो जाएगी कि अगर आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हटा रहे हो तो बचा हुआ सेंटेंस कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेडिकेटिव को हटा रहे हो तो सेंटेंस अधूरा रह जाए, ठीक है। सो दिस इज ए ब्लू पेन, यह एक नीला पेन है, तो ये नीला वर्ड किसके लिए आया है? पेन के लिए। पेन क्या है? नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए आया उससे पहले प्लेस हो रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको क्या कहेंगे हम? एट्रीब्यूटिव। नहीं तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वर्ब के बाद में। बोलो साथ में, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वर्ब के बाद में। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये ट्रिक याद करो, ये आपको जल्दी आइडेंटिफाई करवाएगा कि एडजेक्टिव एज एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है या एज ए प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। चलो अब मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं कुछ ऐसे तरीके से ताकि ये ब्लू वर्ड अभी भी पेन के लिए ही आए अगले सेंटेंस में, लेकिन प्रेडिकेटिव फॉर्म में है। आप कर सकते हो क्या? कोशिश करो इसी सेंटेंस को, मतलब यही मीनिंग निकलना चाहिए इस ब्लू को। इतना ऐसे तो फिर बहुत सारे तरीके हैं मॉडिफिकेशन करने, कम से कम काटा पिटी करके, ज्यादा, हाँ कम से कम मॉडिफिकेशन कर। यस, दिस पेन इज
ब्लू। तो अगर मैं इसमें लिख दूं दिस पेन इज, ये तो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में हो रहा है, और लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं दिस पेन या द पेन इज ब्लू, या यह पेन, द पेन का मतलब भी यही होता है कि आइडेंटिफाई हो रहा है इस पेन की बात हो रही है ना, यह पेन नीला है। तो इसमें जो ब्लू है देखो जरा वर्ब के बाद में आ रहा है, इसमें नाउन से पहले, इसमें वर्ब के बाद में, समझ गए? अच्छा, एज ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है पेन का, पेन का कॉम्प्लीमेंट है ये पेन। और सपोज करो इसमें से मैं ब्लू हटा दूं, इनकम्प्लीट हुआ ना सेंटेंस, सेंटेंस इनकम्प्लीट हुआ, उसमें से हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें से हटा दूं तो फर्क पड़ता है। सो यहाँ पे ब्लू वर्ड एज ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? एक सेंटेंस और, ही इज अ सिक बॉय, मतलब वह बीमार लड़का है, तो सिक यहाँ पे बॉय के लिए आया है, और बॉय नाउन है, नाउन का विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, सो नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सिक वर्ड जो है वो एज ए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अच्छा, इसी सेंटेंस में सिक को प्रेडिकेटिव यूज करके दिखाओ। द बॉय इज सिक, या सिंपली ही इज सिक भी बोल सकते हैं ना, उसमें ही इज सिक में भी सिक बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, द बॉय इज सिक भी करेक्ट है, दोनों तरीके सीखे। द बॉय इज सिक, देखो मेन मुद्दा यह है कि वर्ब के बाद में आना, वर्ब के बाद में आना, यहाँ पे नाउन से पहले आना, प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज हो गया। सो उसकी वो बात सही साबित हो रही है कि सामान्यतः मतलब जनरली एडजेक्टिव्स को हम दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो सर दोनों तरीके से यूज करेंगे तो कोई गलती नहीं बनी फिर तो? हाँ, बस ये जरूर हो सकता है कि आपको सेंटेंस में वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह दे रखा और आपको कन्वर्ट करवाए कि इसको कन्वर्ट करके बताओ, तो इस तरीके से कन्वर्जन होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब एरर कहां बनती है वो देखो, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उसमें पहले तो आप डिसाइड करो कि वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है या प्रेडिकेटिव फॉर्म में। जैसे कि ही इज एन अटर फूल, अटर का मतलब समझते हो? नहीं समझते? अटर नॉनसेंस, ऐसे नहीं सुना आपने? नहीं सुना? वाकई में नहीं सुना? किसी ने भी नहीं सुना? सुना तो है ना। ओके, शी इज अ कंप्लीट इडियट, मतलब पूरी बेवकूफ है ना? कंप्लीट मतलब कंप्लीट, पूरी बेवकूफ है। नेक्स्ट, दिस इज ए मेयर नॉनसेंस, ये मात्र नॉनसेंस, नॉनसेंस बोले तो बकवास, मेयर मतलब केवल, मेयर मतलब केवल, यह केवल बकवास है, मतलब इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ये मात्र एक बकवास है। इसको हिंदी में अपन लिख सकते हैं मात्र। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और अटर का मतलब नहीं बताया अभी भी, ये सेम, पूरा, ठीक है ना, पूरा पागल है, कहते हैं ना पूरा ही पागल है, तो अटर फुल। क्लियर है? चलो, अब मुझे बताओ इन तीनों सेंटेंस में ये तीन एडजेक्टिव, इसमें फूल के लिए यूज हो रहा है, इसमें कंप्लीट इडियट के लिए यूज हो रहा है, और मेयर जो है वो नॉनसेंस के लिए यूज हो रहा है, हो रहा है? तो ये तीनों एडजेक्टिव्स अभी इस समय एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है या प्रेडिकेटिव फॉर्म में? किस फॉर्म में है? एट्रीब्यूटिव, क्योंकि तीनों के तीनों नाउन से पहले आ रहे हैं। तीन सेंटेंस और दे, ही इज एन इल बॉय, मतलब तो इल अगेन बॉय के लिए यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में आया या प्रेडिकेटिव फॉर्म में आया? बोलो, एट्रीब्यूटिव फॉर्म। ठीक है, समझ में भी आ गया। राम इज ए वेल बॉय, मतलब राम एक ठीक लड़का है, वेल मतलब होता है अच्छा या ठीक होना, है ना? राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए वेल बॉय, यानी राम ठीक लड़का है। तो वेल किसके लिए यूज हुआ है? अगेन बॉय के लिए। किस फॉर्म में यूज हुआ? एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूटिव। छठा और आखिरी, शी इज एन एस्लीप गर्ल, एस्लीप का मतलब क्या होता है? जो सोया हुआ हो, मतलब मान लो कोई सो गया तो वो सोने वाली जो अवस्था है उसको कहते हैं एस्लीप, मतलब वो इस समय सोने वाली अवस्था में है, सोया हुआ है वो, मतलब एक तरीके से, है ना? तो वो एक सोई हुई लड़की है। तो इसमें एस्लीप किसके लिए यूज हुआ? गर्ल के लिए। किस फॉर्म में यूज हुआ? एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव? एट्रीब्यूटिव। तो छह के छह एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज हुए हैं, यस और नो? क्या आप इन छह के छह को प्रेडिकेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हो या कोशिश कर सकते हो? बोलो, बोलो भाई। इन छह सेंटेंस को हमको इस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि ये जो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं ये प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज हो जाए। बोलो शैली, पहले को कैसे चेंज करेंगे, ही इज एन अटर फुल को? अभी पिछले शीट पे एक दो सेंटेंस चेंज करके दिखाए थे ना। बॉय नहीं, फूल, नाउन देखो क्या है, फूल, तो अगले सेंटेंस में भी ये फूल की विशेषता बताना चाहिए, ठीक है ना? नाउन मत, नाउन नहीं चेंज कर सकते हम, जिस नाउन की अभी विशेषता बता रहा है एग्जैक्ट उसी नाउन की अगले सेंटेंस में विशेषता ये बताना चाहिए। पर
प्रेडिकेटिव फॉर्म में बताना चाहिए। अभी एट्रीब्यूटिव फॉर्म में चलो देखो भैया, क्या बोलो शैली, कैसे कन्वर्ट करेंगे? हुआ कुछ? द फूल इज अटर, कैसे लिखेंगे हम इसको? द फूल इज अटर। अच्छा एक चीज और, पहले एक बार मैं कन्वर्ट करता हूं फिर बताता हूं, हालांकि आर्टिकल रिलेटेड एरर है। देखो, जब मैं इसको अटर फूल लिख रहा हूं तब मैं एक आर्टिकल का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जब मैं यहाँ पे केवल अटर लिख रहा हूं तो मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। क्यों? आर्टिकल किसके लिए लगता है? अगले नाउन के लिए या पिछले नाउन के लिए? पिछले नाउन के लिए। मतलब मुझे अगर एप्पल लिखना है तो एप्पल के लिए अगर मुझे एन एप्पल लिखना है तो मैं कहीं बाद बाद में जाके एन लगाऊं? पहले लगाऊंगा ना। यहां पे देखो ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आ रहा है। किस नाउन के लिए आ रहा है? फूल के लिए। नाउन के लिए आर्टिकल लगता है। अब वो नाउन सब्जेक्ट की जगह बैठा हो तो भी लग सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह बैठा हो तो भी लग सकता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह बैठा हो तो भी लग सकता है। आर्टिकल कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगता, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? नाउन। ये आर्टिकल किसके लिए लग रहा है? फूल के लिए। अब तो फूल रहा ही नहीं ना, है ही नहीं वो, कुछ ऐसी कोई नाउन ही नहीं रखी हुई, तो फिर आर्टिकल अगर ये फूल जाएगा तो आर्टिकल को भी जाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब आर्टिकल पूरा ही पढ़ना है क्या जी? देखो, ए या एन का जो एक तरीके से सिलेक्शन होता है वो अगले वर्ड से होता है। अगले वर्ड से, अगला वर्ड अटर है ना, और अटर में स्वर का साउंड है, इसलिए एन लगेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके लिए आया, आया वो उसके लिए है, लेकिन सिलेक्शन ए और एन का अगले वर्ड से होता है। तो ये रूल्स हैं आर्टिकल के। इसके बाद अगला चैप्टर आर्टिकल ही है, थोड़ा सा सब्र रखो। फोर्थ चैप्टर आपका आर्टिकल्स ही, ठीक है, ए एंड द आर्टिकल्स। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई, फालतू छेड़ी मैंने बात। कुल मिला के द फूल इज अटर प्रेडिकेटिव फॉर्म में हो गया। अभी भी ये अटर फूल के लिए है, अभी भी ये अटर फूल के लिए है, उधर एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है, इधर प्रेडिकेटिव फॉर्म। चलो अगला ट्राई करो, शी इज अ कंप्लीट इडियट, इसको ट्राई करो। द इडियट इज कंप्लीट। इसमें भी ये कंप्लीट इडियट के लिए है और इसमें भी ये कंप्लीट इडियट के लिए है। इसमें एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है, इसमें प्रेडिकेटिव फॉर्म में। बट सेंटेंस पढ़ने में आपको लग रहा होगा अटपटा। चलो एक बार पूरे खत्म करते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है? देखते हैं कितने सेंटेंस इसमें से अटपटे से लग रहे हैं कन्वर्ट करने के बाद। अगले वाला बताओ, दिस इज ए मेयर नॉनसेंस, ये मात्र बकवास है। क्या करेंगे हम? द नॉनसेंस इज मेयर, ये बकवास मात्र है, ठीक है ना? यहाँ पर भी मेयर नॉनसेंस के लिए है, नाउन के लिए है। यहाँ पर भी ये मेयर एज ए कॉम्प्लीमेंट नॉनसेंस के लिए ही है, बट यहाँ पे एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है और यहाँ पर वो प्रेडिकेटिव फॉर्म में। इधर आओ, ही इज एन इल बॉय, अभी किया भी था हमने, पहले किया भी था। द बॉय इज इन, या फिर ही इज इल भी बन सकता है इसका, क्योंकि वो मीनिंग वही निकल के आ रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट बना है तो बॉय इज इल, है ना? तो इसमें भी ये इल जो आ रहा है बॉय के लिए आ रहा है, इसमें भी ये इल जो आ रहा है वो द बॉय के लिए आ रहा है। इसमें एट्रीब्यूटिव फॉर्म में आ रहा है, इसमें प्रेडिकेटिव फॉर्म में। इसको करो, राम इज अ वेल बॉय। पहले एडजेक्टिव यूज करोगे, एडजेक्टिव को तो कॉम्प्लीमेंट की। द बॉय इज वेल या राम इज वेल भी लिख सकते हैं, राम इज वेल या द बॉय इज वेल, ठीक है? इसमें भी देखो वेल बॉय के लिए आ रहा है एंड वेल बॉय टोटल राम के लिए आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो गुण तो राम का ही है ना, तो यहाँ पे भी ये गुण राम का ही है। और चाहो तो आप द बॉय भी लिख सकते हो, दोनों तरीकों से इसमें हम इसको एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वहां पे एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है और यहाँ पे एज ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। क्लियर है? और लास्ट वाला और करके बता दो, शी इज एन एस्लीप गर्ल, द गर्ल इज एस्लीप, द गर्ल इज एस्लीप। इसमें एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें एज ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, दोनों ही केस में गर्ल के लिए। तो 6 सेंटेंस पहले थे एट्रीब्यूटिव फॉर्म में, बाद में बन गए प्रेडिकेटिव फॉर्म में, टोटल हो गए 12 सेंटेंस। मेरा सवाल इतना सा है, इन 12 सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंसेस सही लग रहे हैं आपको, कितने सेंटेंसेस गलत लग रहे हैं? कौन कौन से सेंटेंसेस गलत लग रहे हैं, या सारे सही लग रहे हैं, या सारे गलत लग रहे हैं? शुरू से स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं। पहला सेंटेंस, ही इज एन अटर फूल, क्या लग रहा है आपको, सही या गलत? हम्म, सही। गलत है, ठीक है। अगला वाला बोलो, द फूल इज अटर, ये
ये गलत है। द फूल इज, अच्छा ऊपर वाला भी गलत है, नीचे वाला भी गलत है, यानी अटर को आप एडजेक्टिव की तरह यूज ही नहीं करोगे ना, एट्रीब्यूट तीसरा तो कोई फॉर्म ही नहीं है भाई। किसी एक एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को या तो एट्रीब्यूट या प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज तो करोगे आप। कौन सा, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला सही है। ओके, हाँ, द फूल इज अटर, करेक्ट और नॉट? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, सही है। शी इज ए कंप्लीट इडियट, ये करेक्ट है, और द इडियट इज कंप्लीट, ये गलत है। अब देखो इसमें तो मैं अभी से बता देता हूं, उसमें तो आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि गलत है, क्योंकि इसमें मीनिंग ही बदल चुका है। कैसे मीनिंग बदल चुका है देखो, हाँ देखो, वह पूरी पागल है, यानी पागलपन में उसने डिग्रियां क्रॉस कर ली, पूरी पागल है ना? किसमें डिग्रियां क्रॉस कर ली? पागलपन में, ठीक है हाँ। और यहां पर क्या है, ये इडियट इज कंप्लीट, वह पागल जो है ना, वह पागल वो संपूर्ण है, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो कुछ मीनिंग निकल के आया। देखो पूरा होना तो अच्छी बात होती है, पूरा होना तो अच्छी बात होती है, पूरा पागल होना बुरी बात होती है। तो वहां पे तो वो पूरी पागल है और यहाँ पे केवल पूरी है, तो अगर वो केवल पूरी है तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। ये कैसी बात हो गई? अच्छी बात हो गई। और पूरी पागल होना बुरी बात हो गई। तो कुल मिला के मीनिंग चेंज हुआ या नहीं हुआ बताओ? तो ये तो साफ साफ मुझे पता चल रहा था गलत है ना। ठीक है, दिस इज ए मेयर नॉनसेंस, यह मात्र बकवास है। द नॉनसेंस इज मेयर, ये बकवास मात्र है। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। अब नीचे वाले में आगे मीनिंग चेंज हो गया, देखो, यह बकवास, यह बकवास मात्र है, मात्र का मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो यह बकवास थोड़ी है, मतलब इसमें सच्चाई है। और ऊपर वाले सेंटेंस में मीनिंग निकल के आ रहा है कि टोटली बकवास है। ऊपर वाले सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? यह मात्र बकवास है, यानी कि वो 100% बकवास है, उसमें सच्चाई नहीं है। और नीचे वाले सेंटेंस में क्या निकल के आ रहा है? यह बकवास मात्र है, मात्र है मतलब थोड़ी है। देखो ऊपर में मेयर का मतलब पूरी से निकल के आ रहा है, नीचे में मेयर का मतलब थोड़ी से निकल के आ रहा है। तो सेंटेंस के मीनिंग में चेंजेस आ रहे हैं। अब डिसाइड ये करना है कि ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है। बोलो, ऊपर वाला सही है नीचे वाला? ऊपर वाला। इधर आओ, ही इज एन इल बॉय, वो बीमार लड़का है, और वो लड़का बीमार है, क्या सही है? वह एक बीमार लड़का है, वह लड़का बीमार है, क्या सही है? ऊपर वाला, अभी भी ऊपर वाला गलत है, यानी एट्रीब्यूटिव में तो सारे ही गलत हैं। ठीक है, आ जाओ, राम इज अ वेल बॉय, राम ठीक लड़का है और राम ठीक है, क्या सही है? दोनों सही है, अच्छा। कौन सा वाला? ऊपर वाला। शी इज एन अस्लीप गर्ल, वो सोई हुई लड़की है, द गर्ल इज अस्लीप, वो लड़की सोई हुई है, नीचे वाला सही। सुनिए ध्यान से, वैसे जनरली हम एडजेक्टिव्स का प्रयोग एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव दोनों फॉर्म्स में कर सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस साइड तो मैं रिस्ट्रिक्शन, इस साइड जो लेफ्ट साइड में एडजेक्टिव्स रखे हुए हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं, और इंक्लूडिंग एक दो और मैं दे रहा हूं, ये तो जो लिखे हैं वो तो है ही सही, एक दो दो तीन और दे रहा हूं। उनकी लिस्ट याद रखेंगे कि वो केवल और केवल एट्रीब्यूटिव फॉर्म में ही यूज हो सकते हैं, प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज ही नहीं हो सकते हैं। क्या हुआ? अच्छा, मक्खी ने सब चला दिया। और इधर आरएचएस में, ये आपके काम देखते हैं, और इधर आरएचएस में जो एडजेक्टिव्स देख रहे हो, वो केवल और केवल, देखो मक्की ने बता ही दिया, ओनली प्रेडिकेटिव फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। इधर वाले सारे के सारे ओनली एंड ओनली एट्रीब्यूटिव फॉर्म में सही है, प्रेडिकेटिव फॉर्म में गलत है। इधर वाले सारे ओनली एंड ओनली प्रेडिकेटिव फॉर्म में सही है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में गलत है। तो अब आप देखते हैं क्या क्या सेंटेंस सही है, क्या क्या गलत है। देखो आई गए, ये तो सही था, ये सही था, ये सही था, क्यों? एट्रीब्यूटिव फॉर्म, एट्रीब्यूटिव फॉर्म, एट्रीब्यूटिव फॉर्म। कौन कौन से इस लिस्ट में? देखो तीन तो यहाँ पे आ गए, एक शेयर, और याद रखना मेयर और शेयर तो एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। मेयर और शेयर एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। दोनों का मतलब होता है मात्र, दोनों का मतलब क्या होता है? मात्र। ठीक है, इधर आ जाओ, तीन तो आए गए, इल, वेल, एस्लीप, ये तीन तो आ गए। इन दोनों के भी मैं सेंटेंस दे रहा हूं अभी आपको। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होना, अभी इन दोनों के सेंटेंस दे रहा हूं, फॉन्ड के भी दे रहा हूं और एफरेड के भी दे रहा हूं। शौकीन होना, किसी चीज का शौक पालना, ठीक है। तो फॉन्ड के भी मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, एफरेड के भी दे रहा हूं। मुद्दा इस कि यहाँ पे ओनली एंड ओनली किस फॉर्म में यूज होंगे? प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज होंगे। तो ये सही होगा प्रेडिकेटिव फॉर्म वाला, ये वाला सही होगा प्रेडिकेटिव फॉर्म, और ये वाला सही होगा प्रेडिकेटिव फॉर्म। तो याद रहेंगे, चार इधर है, पांच इधर है, इतने इजी इजी।
चार इधर वाले कौन से बताओ? अटर, कंप्लीट, मेयर, शेयर। चार कौन से हैं इधर बोलो? अटर, कंप्लीट, मेयर, शेयर। ओनली एंड ओनली दे कैन बी यूज एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दे कैन नॉट बी यूज एज एन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इधर आ जाओ, प्रेडिकेटिव फॉर्म में आ जाओ। इल, वेल, एस्लीप, फॉन्ड, एफ्रेड। इल, वेल, एस्लीप, फॉन्ड, एफ्रेड, ये ओनली एंड ओनली कैन बी यूज एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव। अब सर इन दोनों को क्यों छोड़ा था आपने? क्योंकि इन दोनों में इसके अलावा भी कुछ सिखाना है भाई। ये तो याद रखना ही है कि ये प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज होते हैं, ये तो चलेगा ही चलेगा, पर इसके साथ में भी हमको कुछ सीखना है इन दो एडजेक्टिव्स के चलते। देखें इन दोनों के सेंटेंस, फॉन्ड के और एफ्रेड के। देखें, फॉन्ड का मतलब, फॉन्ड का मतलब शौकीन, एफ्रेड का मतलब डरना, डरा हुआ। बहुत बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा, तू ही भेज रहा है क्या? हाँ देखो भाई, इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है पर कईयों का नहीं होता है। जैसे कि सेंटेंस है राम स्टॉल, मीनिंग पूरा हो गया ना, राम स्टॉल मतलब राम लंबा है। इसको मारना नहीं चाहता लेकिन ये मरना चाहती है। इसको जल्दी करना है कोर्स, इसको कोर्स जल्दी करना है। क्या पढ़ लो? वेबसाइट लाया क्या? वैसे ये इनके लिए हानिकारक है ये स्क्रीन, इसमें एंटी जम टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर इनसे अगर कोई मक्खी मच्छर भिड़ेगा ना, थोड़ी देर में अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। हाँ। तो एक कितने पेज आगे जाएंगे? ठीक है, यही है। तो देखो तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं, राम इज टॉल, राम इज हैंडसम एंड राम इज इंटेलिजेंट। तीनों सेंटेंस में जो एडजेक्टिव्स हैं, लाइक टॉल होना, हैंडसम होना और इंटेलिजेंट होना, तीनों का मीनिंग अपने आप में पूरा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। राम इज टॉल जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, राम इज हैंडसम इसमें भी बता दिया, राम इज इंटेलिजेंट इसमें बता दिया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो मैं बताऊं तो वो अधूरे हैं अपने आप में, जैसे कि वो दो जो छूट गए, फॉन्ड और एफ्रेड। देखो सेंटेंस देखो, फॉन्ड और अफ्रेड के। एक बार मैंने लिखा ही इज फॉन्ड, मैंने लिखा वो शौकीन है, तो सवाल आता है किस चीज का? किस चीज का शौकीन है? अभी मैंने कहा राम स्टॉल, तो इसमें अगला सवाल नहीं आता, इसमें अगला सवाल नहीं आता। इन एडजेक्टिव्स का मीनिंग अपने आप में पूरा है। ठीक है, अभी वो कुछ नहीं कर पाएगी, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। बस वो लॉक कर दिया ना मैंने। क्या ऐसे क्या करते हो? हाँ बोलो। तो टॉल होना अपने आप में कंप्लीट, हैंडसम होना अपने आप में कंप्लीट, इंटेलिजेंट होना अपने आप में, लेकिन फॉन्ड होना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यानी कि हम अभी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की कुछ एक्स्ट्रा बातें सीख रहे हैं, अगली शीट पे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखेंगे। अभी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है फॉन्ड, उस साइड का ना फॉन्ड और एफ्रेड, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो आपको उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज उसके आगे जोड़ना पड़ेगा। पढ़ो क्या लिखा है मैंने, ये क्या चीज आ गई? प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है प्रीपोजिशन प्लस नाउन। बोलो क्या मतलब होता है इसका? प्रीपोजिशन प्लस नाउन। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब एक ऐसा फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है पद, एक ऐसा पद जो प्री पोजिशन से बना हो। तो जब वो प्री पोजिशन से पद बन जाएगा तो उसके बाद में नाउन आना कंपलसरी। यानी प्री पोजिशन प्लस नाउन कहीं पर भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया फॉन्ड के आगे मैंने जोड़ दिया ऑफ स्वीट्स। क्या जोड़ दिया मैंने? ऑफ स्वीट्स, वह मिठाइयों का शौकीन है। तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना। और ऑफ प्रीपोजिशन है यहाँ पे और स्वीट्स उसका नाउन है, तो ये ऑफ स्वीट्स टोटल क्या हुआ? प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। क्या हुआ ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये किसके आगे लगता है? उड़ गई? ठीक है, किसके आगे लगता है? एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के आगे लगता है। क्यों लगता है? उसका मीनिंग पूरा करने के लिए लगता है। जैसे कि ही फॉन्ट के बाद अगला वाला कौन सा था जिसका मीनिंग अधूरा था? एफ्रेड।
जैसे कि द बॉय इज एफ्रेड, अब द बॉय इज एफ्रेड भी मैंने कहा लड़का डरा हुआ है, तो सवाल आता है कैसे डरा हुआ है, क्या हुआ उसके साथ, किस चीज से डरा हुआ है, किससे डरा हुआ है, तो इसमें भी मैं एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ सकता हूं, जैसे कि ऑफ रुद्र, वो रुद्र से डरा हुआ है, या फिर ऑफ घोस्ट, वो भूतों से डरता है या डरा हुआ है। ठीक है, कुल मिला के एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में इसके आगे जोड़ सकता हूं इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। क्लियर है क्या? सिंपल सा टॉपिक है, कुछ एडजेक्टिव्स का मीनिंग तो पूरा है, कुछ का अधूरा है। जब भी अधूरा लगे तो पूरा कैसे करोगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ के। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और नाउन कौन सा लगाए? मीनिंग के अकॉर्डिंग कोई भी लगा दो। जैसे शौकीन किसका हो सकता है? मिठाइयों का शौकीन हो सकता है, क्रिकेट खेलने का शौकीन हो सकता है, जो भी है, जिस भी चीज का वो शौकीन है। क्लियर है? अब ऐसे मतलब ना भूतों का शौकीन है, मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, या ऐसे मत लिख देना मिठाइयों से डरता है, ठीक है ना, मीनिंग के अकॉर्डिंग लगाना है अपने को, जो भी उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। क्लियर है? तो पढ़ो रूल को। किंतु इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होता है, इसलिए इनका अर्थ पूरा करने के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसका मतलब क्या हुआ, क्या अनलॉक कर दिया था ना, जिनका मतलब क्या है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑफ स्वीट्स जोड़ दिया, तो ये क्या बना? एक, यहाँ पे अफ्रेड के आगे क्या जोड़ दिया? ऑफ द डॉग, वो उस कुत्ते से डरा हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ द डॉग क्या बन गया मेरा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये टॉपिक किसका था? ये टोटल टॉपिक, ये जो टॉपिक किया हमने ऊपर से लेकर नीचे तक, ये था प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का टॉपिक। किसका था? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स का टॉपिक। किसी ऐसे प्री प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के आगे जोड़ सकते हैं जिसका मीनिंग अधूरा है। जैसे फॉन्ट का मीनिंग अधूरा है, एफ्रेड का मीनिंग अधूरा है, तो इसके आगे जोड़ दिया। और जुड़ेगा कहां पे? ओनली एंड ओनली प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के एंड में। कहां पे जुड़ेगा? प्रेडिकेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का टॉपिक। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की भी हैं, जैसे ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं कि किसी का मीनिंग अधूरा रह जाता है, तो पूरा करने के लिए ये काम किया जाता है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस एट्रीब्यूटिव की भी रही होंगी, तो अगले शीट पे अपन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे या उनसे रिलेटेड एरर्स को देखेंगे। शुरू करें, और ये आज का फिर होगा लास्ट टॉपिक। कल से फिर अपन शुरू कर देंगे मेन चीज, जो हमारी डिग्री विग्री होगी, है ना। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, देखो टॉपिक देखो क्या है? पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव्स। क्या टॉपिक का नाम है बताओ? पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव, नहीं मरी नहीं, पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव। बताओ उसका मीनिंग क्या है? पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव, बोलो मतलब, अरे बोलो, नहीं समझ आया? पोस्ट करने का मतलब क्या होता है? पोस्ट करना, पोस्ट देना, पोस्ट देना मतलब पोजीशन देना। पोस्ट देने का मतलब क्या होता है? पोजीशन देना। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं ना अपन, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि बाद में पोज होते हैं, यानी जिनकी पोजीशन कहां होती है? बाद में, उसके बारे। और ऐसे एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ओनली एंड ओनली एट्रीब्यूटिव, ओनली एंड ओनली एट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस, अच्छा सारे ही होते हैं क्या? नहीं, सारे थोड़ा ना होंगे, जो होंगे एरर्स उस पे बनेगी। जैसे अभी मैंने ब्लू एडजेक्टिव को लिया, तो एक बार देखो मैंने उसको बाद में प्लेस करने की कोशिश करी, बिल्कुल वाहियात सेंटेंस बन गया। देखो दिस इज ए ब्लू पेन, दिस इज ए ब्लू पेन, ये तो करेक्ट था, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, तो नाउन से पहले प्लेस होता था। पर मैंने अगर इसको लिख दिया दिस इज ए पेन और ब्लू को यहां से हटा के बाद में लगा दिया, तो ये कोई सेंटेंस बना क्या? दिस इज ए पेन ब्लू, नहीं बनाना। तो यानी कि ये एट्रीब्यूटिव है पर ये पोस्ट पोस्ट नहीं है। ये एट्रीब्यूटिव तो है पर ये पोस्ट पोस्ट नहीं है। तो कुछ एक एडजेक्टिव्स जो है एट्रीब्यूटिव कैटेगरी के, वो पोस्ट पोस्ट भी बन जाते हैं, उनको हमको इस सीट पे सीखना है। ठीक है, ये तो नहीं बन पाया, चलो अगला सेंटेंस देखो। अगला वाला, ये वाला सेंटेंस हो गया मेरा रॉन्ग। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। अगर मैं इसमें जनरल को बाद में प्लेस कर दूं, नॉलेज जनरल, तो कुछ बनेगा क्या? नो। ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला इनकरेक्ट है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लेकिन ये एज ए पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव में सफल नहीं हुआ। अब सुनना, अगर मैं जनरल नॉलेज की जगह, मतलब नॉलेज जनरल की जगह, अगर मैं ये वाला वर्ड यूज करूं, जनरल इंस्पेक्टर, और फिर उसका अल्टा करूं इंस्पेक्टर जनरल, अब बताओ जरा। देखो वर्ड वही है, जनरल 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 जनरल, लेकिन पहले नॉलेज के लिए यूज हो रहा था, अभी इंस्पेक्टर के लिए यूज हो रहा है। सो जनरल इंस्पेक्टर मतलब कोई भी सामान्य इंस्पेक्टर, साधारण सा इंस्पेक्टर।
लेकिन जैसे ही मैंने इसको पोस्ट पोस्ट की तरह यूज किया इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये क्या बन गया, इंस्पेक्टर जनरल। क्या ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? इसका मतलब क्या होता है पता है? आईजी साहब, आईजी साहब नहीं सुना आपने? आईजी साहब पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है ना, डीजी साहब, आईजी साहब, डेप्यूटी जनरल ऑफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, उसको कहते हैं। तो देखो कई जगह तो वो बाद में आके फेल हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं निकला, लेकिन कई जगह वो पास है और उसका मीनिंग कुछ अलग निकल के आ रहा है। जो पहले वाला मीनिंग है उससे ये मीनिंग डिफरेंट है। वहां पे तो वो साधारण सा इंस्पेक्टर है, कुछ हवलदार टाइप का या कोई एसआई टाइप का। यहाँ पे भाई साहब ये बहुत बड़ी पोस्ट बन गई, आईजी साहब ये बहुत बड़ी पोस्ट बन गई। उप महानिरीक्षक बोलते हैं इसको, महानिरीक्षक। और डेप्यूटी लगा दूं डीआईजी साहब, उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक। डीआईजी साहब, आईजी साहब सुना होगा आपने, आईजी से जस्ट नीचे डीआईजी साहब। तो देखो यहाँ पे जनरल एज एन पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इज दिस थिंग क्लियर? तो ऊपर भी सही, ऊपर गलत क्यों लिखा? देखो ऊपर सही है वैसे देखा जाए तो, पर इन्होंने गलत इसलिए किया है, इन्होंने गलत इसलिए किया है क्योंकि सामान्य इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हो आप भाई? आप सीधा सीधा बोल दो या तो एसआई, सब इंस्पेक्टर, या फिर आप बोल दो कांस्टेबल। भाई ये कोई पोस्ट नहीं बनी ना। अगर अब आप इसको किस रेफरेंस में यूज कर रहे हो, मैं कहा कि यार वो एक साधारण सा इंस्पेक्टर है और मैं उस रेफरेंस में अगर कह रहा हूं जनरल इंस्पेक्टर है, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एज ए पोस्ट यूज कर रहा हूं तो इट इज नॉट ए पोस्ट, इट इज नॉट ए पोस्ट बट इट इज ए पोस्ट, बट इट इज ए पोस्ट। तो यहाँ पे ये जनरल किसका मतलब किस चीज का एडजेक्टिव है? इंस्पेक्टर का एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो पहले लगता था, ये कहां लग रहा है? बाद में लग रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी का एडजेक्टिव माना जाएगा? पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव। ठीक है, अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं आपको, आपको उसमें डिसाइड करना है कि इसका मीनिंग का क्या कब कहां कैसा निकल के आ रहा है। जब किसी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिग्निफिकेंट मीनिंग यानी कुछ डिफरेंट मीनिंग बताने के लिए नाउन के बाद किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? कुछ डिफरेंट मीनिंग बताने के लिए अगर आपने उसका प्रयोग बाद में किया है और वो मीनिंगफुल भी बनना चाहिए, जैसे बाद में लगाते एक पोस्ट बन गई, मीनिंगफुल बना, तो उस एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? उस जगह पे, इस जगह पे ये क्या कहलाएगा? पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव। हाँ, कंपार्टमेंट जनरल को चीज होती है कि आप खुद सोचो, होती है क्या? कभी सुना है आपने कंपार्टमेंट जनरल? नहीं सुनी ना, तो नहीं होती है। ठीक है ना, कुछ बनना चाहिए, वो कुछ मीनिंगफुल बनना चाहिए जो वाकई में इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद है, लाइक इंस्पेक्टर जनरल इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद है। हाँ देखो, महानिरीक्षक। चलो देखो, देखने दो उसको, तो आप इधर देखो। नेक्स्ट देखो, ही इज ए प्रॉपर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। बोलो मीनिंग, बोलो उसका। ही इज द, अच्छा दो सेंटेंस बता दिए मक्खी ने। पहला सेंटेंस बताया है प्रॉपर कैंडिडेट, दूसरा सेंटेंस बताया है प्रॉपर जयपुर। दोनों का मीनिंग बताओ। क्या? नहीं नहीं, ऊपर वाले का बताओ। वेरी गुड। वो मैनेजर की पोस्ट के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है ना, परफेक्ट कैंडिडेट है ना, उससे प्रॉपर कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। और नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग बताओ। ही इज ए ही लिव्स इन प्रॉपर जयपुर, यानी कि वो प्रॉपरली जयपुर में रहता है। जैसे कई बार आपसे पूछते हैं भैया कहाँ रहते हो, हम कहते हैं निवाई में, तो कहता है प्रॉपर निवाई में रहते हो क्या? तो हम कहते हैं हाँ प्रॉपर निवाई में रहते हैं, क्योंकि निवाई के आसपास की जगह भी हो सकती है। कैसे? हाँ, जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं आउटसाइड में, मैंने कह दिया मैं इधर की साइड रहता हूँ चैनपुरा गांव में, तो अब चैनपुरा गांव प्रॉपर इसमें निवाई में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब एक बार उसको छोड़ दे, एक बार इधर देख लो। हाँ तो नहीं है तो बता दूंगा मैं। ठीक है, ही लिव्स इन प्रॉपर जयपुर। अब वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहाँ किसने बनाई? इंग्लैंड में। तो उनके पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होगी पोस्ट। अभी गूगल करो, लोकेशन डालो इंडिया की, तो जो पोस्ट हमने बनाई हुई है, जो इंडिया की पोस्टेड है, पोस्ट हैं, वो उधर नहीं है तो नहीं है ना। हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उस लैंग्वेज के कुछ वेरिएशन तो होते ही है ना, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज। हम इवन आज कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमसे पूछता है कौन से लैंग्वेज में पढ़ोगे, पर आप इसको देखना चाहते हो, इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो फिर वो पूछता है इंग्लिश यूके वाली या इंडिया वाली। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो।
अभी मैंने ये विंडो डाली थी, विंडो में ही पूछा था उसने। इवन कीबोर्ड के लेआउट भी अलग अलग है। कीबोर्ड के लेआउट भी पूछता है कि इंग्लिश लेआउट चाहिए आपको, तो कौन सा, यूके वाला, यूएस वाला या इंडिया वाला, 3 लेआउट्स। ठीक है, ओके चलो इधर आओ। ही लिव्स इन प्रॉपर जयपुर का मीनिंग बताओ। ही लिव्स इन प्रॉपर जयपुर का मीनिंग बताओ। मैंने अभी कंप्लीट किया कि वो प्रॉपरली जयपुर में रहता है, यानी कि वो जयपुर के आसपास नहीं रहता है। इन दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस गलत है। कौन सा सही है, कौन सा गलत? नीचे वाला गलत है, बोलो। नीचे वाला सही है, क्यों? क्योंकि हमने अक्सर ऐसे ही सुना है प्रॉपर निवाई। हमने अक्सर ऐसे ही सुना है, कोई हमसे पूछता है कहाँ रहते हो, हम कहते हैं निवाई में रहते हैं, फिर वो पूछता है प्रॉपर निवाई में रहते हो, तो हम कहते हैं हाँ हम प्रॉपर निवाई में रहते हैं। तो हमने ऐसे सुना है प्रॉपर निवाई में रहते हैं, इसलिए प्रॉपर जयपुर सही है। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? नहीं, प्रॉपर का मतलब एक वर्ड, हिंदी का वर्ड चाहिए मुझे प्रॉपर के लिए, या इंग्लिश का दे दो, कोई सा मतलब एक वर्ड चाहिए जो इसका मीनिंग बताता हो। प्रॉपर का मतलब होता है सुइटेबल। हाँ, सुइटेबल या करेक्ट, है ना। प्रॉपर का मतलब सुइटेबल या फिर करेक्ट, जो वहां पे सूट करता हो, जो उस जगह पे सूट करता हो, ये होता है प्रॉपर का मीनिंग। अब सुनना जरा, वो सुइटेबल जयपुर में रहता है, यानी वो करेक्ट जयपुर में, कोई मीनिंग निकला क्या? वो करेक्ट जयपुर में रहता है, तो बाकी सब इनकरेक्ट जयपुर में रहता है। बाकी सब क्या इनकरेक्ट जयपुर में रहते हैं, या वही करेक्ट जयपुर में रहता है? ऑब्वियसली प्रॉपर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है जो जस्टिफाई हो रहा हो, लेकिन वहां पर मीनिंग जस्टिफाई हो रहा है। वह प्रॉपर कैंडिडेट है, वो करेक्ट कैंडिडेट है इस मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो फिर यहाँ क्या आएगा पता है? यहाँ पे एक पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव आएगा, ही लिव्स इन जयपुर प्रॉपर। हम आज तक गलत बोल रहे थे, प्रॉपर नेवाई, प्रॉपर जयपुर। हमको क्या बोलना चाहिए? जयपुर प्रॉपर, नेवाई प्रॉपर। अब जैसे ही प्रॉपर वर्ड बाद में यूज हुआ, तो इसका मीनिंग निकल के आएगा एग्जैक्ट जयपुर। यानी कि प्रॉपर के दो मीनिंग है। अगर प्रॉपर एज ए जनरल, प्रॉपर एज ए नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह आएगा, तो उसका मीनिंग होगा सुइटेबल, करेक्ट, उपयुक्त होना। और जब प्रॉपर एज ए पोस्ट पोस्ट ऑब्जेक्टिव की तरह आएगा, मतलब नाउन के बाद में आएगा, तो उसका मीनिंग क्या होगा? एग्जैक्ट। बेटा सबको नहीं है ना अलाउड, जो एडजेक्टिव दो मीनिंग दे सकता है उसी को अलाउड है ना। ऐसे तो फिर ब्लू का भी सही होना चाहिए था, गलत है ना। ऐसे तो जनरल वर्ड इधर करेक्ट है, लेकिन इधर इनकरेक्ट है ना। ठीक है, जो एडजेक्टिव दो मीनिंग देता है, दो अलग अलग मीनिंग देता है, उन्हीं एडजेक्टिव को हम एक बार पहले और एक बार बाद में यूज करके अलग अलग मीनिंग शो कर सकते हैं, हर किसी को नहीं। तो पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव सारे नहीं बन सकते, है ना। ये उसकी कोई रिश्तेदार आई है, बदला लेना, देखने आई कि वहां क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, क्लियर है। जो इसका ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और करेक्ट क्या होगा? ही लिव्स इन जयपुर प्रॉपर। मीनिंग इधर क्या निकल के आएगा? सुटेबल कैंडिडेट। इधर भी क्या निकल के आएगा? सुटेबल जयपुर। नहीं, सुटेबल जयपुर नहीं निकलना चाहिए, जबकि इधर निकल के आ रहा है सुटेबल जयपुर, जो कि गलत है। तो सही क्या होगा? एग्जैक्टली जयपुर। मतलब बाद में लग जाएगा तो मीनिंग निकाल के आएगा एग्जैक्टली, पहले लग जाएगा तो मीनिंग निकल के आएगा सुइटेबल। तो एग्जैक्ट जयपुर लिखना पड़ेगा फिर हमको। हाँ, ही लिव्स इन, अब अगर आपने एडजेक्टिव भी चेंज कर दिया तो बात अलग है। बाकी अगर आप प्रॉपर एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे तो उसके दो मीनिंग है, पहले कुछ अलग, बाद में कुछ अलग। पहले क्या मीनिंग होगा? सुटेबल। बाद में क्या मीनिंग होगा? एग्जैक्ट। पहले क्या मीनिंग होगा? सुटेबल। बाद में क्या मीनिंग होगा? एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। दिस इज एन इन्वॉल्व स्ट्रक्चर, द इन्वॉल्व पीपुल इन द स्कैंडल विल बी पनिश्ड। अगेन मैंने दो एडजेक्टिव्स लिखे हैं, दोनों को एट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखा है, दोनों को नाउन से पहले लिखा है। दोनों का मीनिंग बता दो। स्कैंडल मतलब कांड, कोई वारदात। दिस इज एन इन्वॉल्व स्ट्रक्चर। नहीं समझ आया? सेकंड वाला बताओ, क्या मीनिंग क्या है?
इन्वॉल्व थे का मतलब शामिल, यानी इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना। इन्वॉल्व का मतलब कब, जब पहले लगे या बाद में लगे? जब पहले लगे तो शामिल होना, और जब बाद में लगे तो? एक बार बाद में लगा के देखो दोनों को, एक बार इन्वॉल्व को दोनों के बाद में लगा के देखो, क्या पता आपके भावनाएं बदल जाए। बाद में लगना शामिल का मीनिंग शो करेगा या पहले लगना शामिल? जैसे मैंने लिखूं दिस इज ए स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, या द पीपुल इन्वॉल्व इन द स्कैंडल विल बी पनिश। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, द इन्वॉल्व पीपुल या द पीपुल इन्वॉल्व? तो फिर शामिल होना का मीनिंग इन्वॉल्व को पहले लगने से शो होता है या बाद में लगने से शो होता है? बाद में लगने से शो होता है। इन्वॉल्व का एक्चुअल मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल। इन्वॉल्व एडजेक्टिव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन कहते हैं उलझा हुआ या जटिल। तो ये एक उलझा हुआ ढांचा है। सपोज करो किसी ने, कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसने कोई स्ट्रक्चर रेडी किया कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, कहीं कोई फेस्ट में ले जाने के लिए, तो सामने वाले ने उस पर कमेंट किया कि तेरा ढांचा बड़ा उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स है, मतलब नॉट सो इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली नहीं, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसका मैं कॉम्प्लेक्स से मीनिंग निकालूं तो कोई मीनिंग निकला क्या? जो उलझे हुए लोग थे उनको पनिश किया जाएगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा। मीनिंग क्या निकल के आएगा? जो शामिल लोग थे स्कैंडल में, वारदात में, उनको पनिश किया जाएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट, और सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, सेकंड सेंटेंस इज रॉन्ग, एंड सेकंड सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मक्खी को बुलाएंगे। देखो करेक्ट कर दिया उसने। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मीनिंग जटिल, यहाँ पे इन्वॉल्व का मतलब कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब जटिल, यहाँ पे भी इन्वॉल्व का मतलब कॉम्प्लेक्स, जो कि गलत कर देता है उस सेंटेंस को। तो फिर हम इन्वॉल्व का मीनिंग निकाल के लाएंगे शामिल होना। हाँ, किसका? देखो इन्वॉल्व्स एक वर्ब है, इन्वॉल्व्स एक वर्ब है, आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स। इन्वॉल्व्स एक वर्ब है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व, वहां पे वो एक वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रही, यहाँ पे एक नाउन की विशेषता बताने का काम कर रही है। सो जब विशेषण की तरह आएगा तब ये पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव या प्री पोस्ट एडजेक्टिव का काम करेंगे। ठीक है, वर्ब की तरह काम होगा जब, तब की तब देखेंगे वर्ब वाले चैप्टर में, फिफ्थ वाले चैप्टर में। ठीक है, एक और कंसर्न, ये तो बड़ा इजी है। दोनों में से क्या सही है क्या गलत? दो सेंटेंस है, कंसर्न्ड एडजेक्टिव है। वही तो सोचना है, सेंटेंस पढ़ के नहीं समझ आ रहा? डिक्शनरी में से मीनिंग देखकर बताना इज लाइक कि मैं तो 1 किलोमीटर बाद से रेस शुरू कर रहा हूँ और फर्स्ट आ रहा हूँ, और बाकी सब मेरे से 1 किलोमीटर पहले से शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा फर्स्ट आना किसी काम का नहीं है। आप सेंटेंस पढ़ लेते हैं ना तो भी आपको पता चल जाता कंसर्न का मतलब वरीड होता है, पर उस जब आप पता करते हैं ना तो आपको जिंदगी भर याद रहता है, और आपने डिक्शनरी में से देखा ना, अब शायद ही आपको जिंदगी भर याद रहेगा। शी इज ए कंसर्न मदर, ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो काम करेगा। शी इज ए कंसर्न मदर, वो एक चिंतित माँ है। तो कंसर्न का मीनिंग जैसा उसने कहा क्या होता है? वरीड होना। क्या होना? लेकिन इस कंसर्न का मीनिंग वरीड अगर मैं यहां निकालने बैठूं तो कुछ अर्थ का अनर्थ ही बनेगा। चिंतित क्लर्क आज एब्सेंट था। अब सपोज करो एक स्टोरी बनाते हैं, लाइक पापा ने कुछ कहा कि अभी जैसे क्लर्क्स की शायद स्ट्राइक स्ट्राइक चल रही है ना, तैसे वैसे क्लर्क्स की स्ट्राइक चल रही है ना बाबुओं की, राजस्थान गवर्नमेंट में। तो मान लो कि पापा ने काम दिया, मान लो आरटीओ ऑफिस में काम दिया, लाइसेंस का काम, इसको अपडेट करवा के या कुछ करवा के, है ना? ठीक है, अब आप वापस आ गए, पापा ने बोला भाई क्या हो गया, तो आपने कहा कि वो क्लर्क आज छुट्टी पे था। तो अगर आप ऐसे कहोगे वो चिंतित क्लर्क छुट्टी पे था, तो कुछ सेंटेंस बना क्या? जब वो चिंतित है तो आप क्यों कहते उसको और चिंता देने भाई, जब वो पहले से ही चिंतित था। तो क्या मतलब होना चाहिए इसका? संबंधित क्लर्क। क्या होना चाहिए? तो संबंधित वाला मीनिंग शो करने के लिए कंसर्न्ड को एज ए पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। द क्लर्क कंसर्न्ड वॉज एब्सेंट टुडे। तो कंसर्न्ड एडजेक्टिव भी दो मीनिंग शो करेगा, पहले लग जाए तो चिंतित, बाद में लग जाए तो संबंधित। पहले लग जाए तो चिंतित, बाद में लग जाए तो संबंधित। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वाला तो करेक्ट है ही सही, इस अपने को इसको करेक्ट करना है, सेकंड वाले को कर दो करेक्ट। ये राइट, ये रॉन्ग,
और इसको सही कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, द क्लर्क कंसर्न वाज एब्सेंट टुडे, ये अब करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में कंसर्न का मीनिंग वरीड यानी चिंतित, सेकंड वाले में भी वरीड निकल के आ रहा है जो कि गलत हो गया, क्योंकि चिंतित क्लर्क नहीं हो सकता है ना। तो फिर सेकंड वाले को करेक्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, कंसर्न्ड वर्ड को क्लर्क के बाद में यूज कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3-4 वर्ड्स एग्जाम में सेंटेंस में खूब बार आते हैं, आपको डिसाइड करना होगा पहले लगेगा या बाद में लगेगा। ठीक है, पहले लगेगा या बाद में लगे। अब सुनो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मदर से हमेशा पहले ही लगेगा, कुछ सेंटेंस में ऐसा मीनिंग निकल के आ जाए तो मदर के भी बाद में लग सकता है। जैसे कि मान लो कि एक अनाउंसमेंट हो रही है कि किसी का बच्चा खोया हुआ है, संबंधित माताजी आके ले जाएं, तो वहां पे कंसर्न बाद में भी लग सकता है। समझ गए, मीनिंग पकड़ना पड़ेगा कि कंसर्न का मीनिंग ज्यादा क्या सही लग रहा है, चिंतित होना या संबंधित होना। क्लियर है क्या, इन शॉर्ट क्लियर है क्या, पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव्स? नहीं, दो ही है ना, तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं। क्या क्या कह रहा है, नहीं एडजेक्टिव्स दो से ज्यादा मीनिंग नहीं शो करेगा। एडजेक्टिव जो होंगे पोस्ट पोस्ट, वैसे तो सारे एडजेक्टिव 99% एडजेक्टिव्स तो एक ही मीनिंग शो करेंगे, ये पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव ही है जो डबल मीनिंग वाले हैं। और वो कब शो करेंगे दूसरा मीनिंग? हाँ, ठीक है, उसको उसको इग्नोर करो, यहाँ पे ध्यान दो आप, है ना, उसको उसका काम करने दो। आप ये देखो जरा, आप उससे सीखो मक्खी से, कि उसको उसकी जान पे बनाई पर फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, और मतलब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई अपने काम से। और आप कैसे अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, एक इंसान हो गए। सोचो जरा कि जब वो अपना काम नहीं करना छोड़ रही तो तुम क्यों अपना काम करना छोड़ रहे हो? तुम भी अपना ही काम करो ना, उसे अपना करने दो। समझ गए। एक बार एक साधु जी जा रहे थे नदी किनारे, उनको बिच्छू ने डंक मार दिया। किसने मार दिया? बिच्छू ने। बिच्छू डंक मार के थोड़ा सा लड़खड़ा गया और नदी में गिरने लगा। तो साधु ने उस बिच्छू को, जैसे वो पानी में डूबने लगा, तो नदी से किनारे से उठा के किनारे पे रख दिया पानी से। तो जैसे उसको किनारे रखा तो वापस उसने डंक मार दिया, और वापस डंक मार के वो गिरने लगा, वापस किनारे पे रख दिया। फिर डंक मार दिया, फिर वो गिरने लगा, तो फिर किनारे पे रख दिया। तो एक आदमी जा रहा था पास से, तो आदमी पूछता है वो साधु महात्मा से कि भाई साहब, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मारे जा रहा है और आप फिर भी बार बार इसकी जान बचा रहे हो, ये तो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। तो कहला, वो बिच्छू होके अपना काम नहीं करना छोड़ रहा, तो मैं साधु होके मेरा काम करना क्यों छोड़ू? मेरा काम ही सबका बचाना है, सबका भला करना। समझ गए। तो लेट हर डू हर वर्क इफ शी इज अ फीमेल। मक्खी फीमेल ही होती है वैसे, हम यही सामने यही सुना है ना। एंड लेट अस डू आवर वर्क। ओके, हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है क्या? सो यहाँ पे संबंधित। अच्छा, ऐसे कुछ और वर्ड्स जैसे कि डिपार्टमेंट कंसर्न यानी संबंधित डिपार्टमेंट, जब भी अपने को ऐसे कुछ वर्ड्स जो हम डे टू डे में यूज करते हैं, जैसे संबंधित विभाग, संबंधित डिपार्टमेंट, तो वहां पे अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट, उसका मतलब तो कुछ और ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसका मतलब क्या निकल के आएगा? चिंतित डिपार्टमेंट। तो क्या मीनिंग क्या लिखोगे आप? द डिपार्टमेंट कंसर्न, संबंधित विभाग, इसका मतलब क्या आएगा? संबंधित विभाग। द अथॉरिटी कंसर्न, अथॉरिटी मतलब अधिकारी, हाँ अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी है। ठीक है, ओके। अब ये लास्ट टॉपिक देख लो आज का, आज का लास्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन ए सेंटेंस। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए कितने एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं? एक ही, दो, एक। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज ए नाइस ब्लू पेन। मतलब क्या है इसका? ये एक अच्छा नीला पेन। नीला कौन है? नाइस कौन है? ब्लू। तो जो अगर किसी के पहले आएगा तो वो उसी की विशेषता बताएगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। आप मीनिंग को पकड़ो ना बेटा। नाइस यहाँ पे किसकी विशेषता बताने के लिए आया? पेन की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, सो नाइस भी पेन के लिए आया, ब्लू भी पेन के लिए आया। एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स आ गए भैया, एक ही आया, दूसरा ही आया। ठीक है, सो अब डिसाइड करो कितने आ सकते हैं, 3 या 4? कितने भी आ सकते हैं। सो आंसर इस कितने भी आ सकते हैं। हाँ, आप बताओ कृतिका, कितने आ सकते हैं? कितने भी लगा दूं? कितने भी लगा दूं? विशेषता बताया जाऊं, बताया जाऊं, बताया जाऊं, कितने लगा दूं? 3 आ सकते हैं। क्या? 2 ही आएंगे? अच्छा, जैसे मैंने 2 दे दिए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। सो एक
सेंटेंस में एक नाउन की विशेषता बताने के लिए मैक्सिमम 6 एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जा सकता है। हाउ मेनी? और तो और जो 6 एडजेक्टिव्स का प्रयोग मैं कर रहा हूं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना भी जरूरी है। टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ो। अगर आपने ऑर्डर ब्रेक किया, यानी कि अगर आपने ब्लू को पहले नाइस को बाद में लगाया तो गलत माना जाएगा। दिस इज अ ब्लू नाइस पेन डजंट मेक सेंस, दिस इज अ नाइस ब्लू पेन मेक सेंस। समझे? तो ये सर ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? तो इसको ऑर्डर को डिसाइड करने की 3 अप्रोचेस हैं। कितनी अप्रोचेस हैं? पहली अप्रोच इस शीट पे है, अगली 2 अप्रोच अगली शीट पे है। यानी कि अगर अपन ये 3, अब सर 3 अप्रोच क्यों है? कहीं पर कौन सी अप्रोच, जैसे अपन नहीं पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड, तो 3 मेथड में हम कोई सा भी करें, हमारा काम सॉल्व करना। तो सिमिलरली यहाँ पे एरर निकालना है, कोई सी भी अप्रोच यूज करें। सो अप्रोच नंबर 1 में तो हमको एक कोड वर्ड याद रखना है, अप्रोच 2 और 3 में कुछ एक्स्ट्रा बात है। अप्रोच नंबर 1 देखें, 6 एडजेक्टिव्स का ऑर्डर। मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हैं हम? 6 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। उड़ जाओ, सर मार देंगे नहीं तो, है ना, जाले में सर। हाँ जी, देखो, तो इंग्लिश में एक नाउन से पहले मैक्सिमम हाउ मेनी एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड? 6। ये तो मैं बता चुका हूं। सेंटेंस देखो जरा, पढ़ो। ऑल दोस ओल्ड इंडियन बिग वुडन रेड राउंड चेयर्स आर माइन। मीनिंग निकालो इसका, मीनिंग निकालो। वो सारी पुरानी भारतीय बड़ी लकड़ी की बनी हुई लाल रंग की है और गोल है, राउंड मतलब गोल है, चेयर्स मेरी हैं। तो चेयर्स के लिए कितने एडजेक्टिव यूज किए? 1 2 3 4 5 6, 7वां नहीं यूज कर सकते। अगर 7वां यूज करना है तो 1 हटाना पड़ेगा। तो ये तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया विच, हाँ, मैक्सिमम 6 से ज्यादा अलाउड नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड्स। कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, सेंटेंस में आप 6 से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक नाउन के लिए। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, नाउन से पहले लग रहे हैं सारे के सारे, लाइन लगा दो। ठीक है, अब बात करते हैं इनका सीक्वेंस। तो आप देखो, ओल्ड होना किस टाइप का क्वालिटी है, इंडियन होना किस टाइप की क्वालिटी है, बिग होना किस टाइप की क्वालिटी है, वुडन होना किस टाइप की क्वालिटी है, और रेड होना किस टाइप की क्वालिटी है, और राउंड होना किस टाइप की क्वालिटी है। पहचान सकते हो? ओल्ड तो एज से रिलेटेड, यस वेरी गुड। इंडियन नेशनैलिटी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? नेशनल, राष्ट्रीयता कैसी होती है। बिग यानी साइज से रिलेटेड, छोटी बड़ी कैसी। वुडन यानी मटेरियल, किस पदार्थ से बनी हुई है। और रेड यानी कलर, कलर। और राउंड यानी शेप, राउंड यानी कि शेप। ठीक है, तो एक्रोनिम दे दें, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, पढ़ते याद हो जाएगा। सास को नमस्ते। सास क्या बोला? सास तो नहीं दिखी अभी, अपनी को मत करो ना, तो किसी की भी कर सकते हो। सास को नमस्ते इज द एक्रोनिम यूज्ड टू सॉल्व दिस पजल। ठीक है, अब लेकिन उसमें सास को नमस्ते में पहले वाला एस तो साइज है और बाद वाला एस शेप है। साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, मैटर। सास को नमस्ते, देखो भाई, हाँ ये तो गलत है, इसको सही करेंगे अभी हम। पहले एक बार एक्रोनिम देख लो क्या है। साइज आएगा सबसे पहले, देन एज आएगा, देन शेप आएगा। सास हो गया ये, SAS। CO फॉर को, नेशनैलिटी, एंड एट द लास्ट मटेरियल। सो यहां से ये एक्रोनिम की तरह हम याद क्या, NM नमस्ते। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो बोले आप उससे याद कर लो। ठीक है, नमस्ते, नमस्ते में एन और न। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले साइज बताओगे तो इसमें से साइज कौन सी है? बिग। तो सबसे पहले क्या आएगा? बिग। फिर एज बताओगे, एज क्या है? ओल्ड। उसके बाद शेप बताओगे, शेप बोलो राउंड। उसके बाद आ जाओ, कलर क्या है? रेड। देन कम्स नेशनैलिटी, दैट मींस इंडियन। और लास्ट में आएगा मटेरियल, दैट मींस व्हाट? वुडन। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑल दोस बिग ऑल राउंड रेड इंडियन वुडन चेयर्स आर माइन। अब कईयों को अगर ये चीज याद नहीं होती है, कईयों को ये चीज याद नहीं होती है, तो कई स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो इस सेंटेंस को याद रख लेते हैं। ये सेंटेंस एक तरीके से एक ट्रेडमार्क सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस भी याद हो गया तो भी आपको ऑर्डर याद हो जाएगा।
जैसे मैंने याद कर लिया ऑल दोस बिग ऑल राउंड रेड इंडियन वुडन चेयर्स आर माइन, तो मेरे को उसको याद हो जाएगा ऑल दोस बिग, बिग मतलब सबसे पहले साइज, ओल्ड मतलब एज, फिर राउंड मतलब शेप, फिर रेड मतलब कलर, उसके बाद मटेरियल और लास्ट में नहीं, उसके बाद नेशनैलिटी, लास्ट में मटेरियल, चेयर्स आर माइन। क्लियर है? अब बात आती है कि सर 6 यूज ही ना हो तो, मान लो इनमें से 3 यूज हो तो, लेट्स से कि मैंने कहा एज वाला एडजेक्टिव यूज करूंगा मैं, तो मैं कलर वाला करूंगा और नेशनलिटी वाला करूंगा, तो फिर आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, पहले एज लिखोगे, फिर कलर लिखोगे, फिर नेशन, यानी कि 6 के 6 यूज। अभी बात करेंगे उसकी भी, तो मैंने कहा ना 3 अप्रोच है, तो सारी की सारी एक अप्रोच से सोल्व हुई, इसलिए तो बाकी की 2 अप्रोचेस हैं। इनमें से अगर कोई आ जाए, इनमें से अगर कोई आ जाए तो ये अप्रोच, ठीक है, क्लियर, ये इन क्वालिटीज में से कोई आ जाए तो ये अप्रोच है। तो मैं ये बात कर रहा था कि 6 के 6 यूज ना हो, कोई 3 भी यूज हो, तो भी आप इनमें से इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे, लाइक दूसरा चौथा पांचवा, तो पहले दूसरा ही रखोगे, फिर चौथा ही रखोगे, फिर तीसरे नंबर पे पांचवा रखोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 6 के 6 यूज हो, ठीक है, मैक्सिमम बोला है मैंने। क्लियर है क्या? पहली अप्रोच क्लियर है क्या? क्या है पहली अप्रोच? फुल फॉर्म, साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी एंड लास्ट में आएगा मटेरियल। सो इसका करेक्ट सेंटेंस विल बी, इट्स करेक्ट सेंटेंस इज ऑल दोस बिग ऑल राउंड रेड इंडियन वुडन चेयर्स आर, ठीक है, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में उसका नाउन आ जाएगा, जिसके लिए ये सारे के सारे लोग लाइन लगा के खड़े, ठीक है। इसको सही कर दो जरा। दिस इज अ जापानीज स्मॉल ट्रांजिस्टर, दिस इज अ जापानीज स्मॉल ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बोलते हैं रेडियो को, है ना, या कोई भी बोलने वाली चीज, जैसे कहते हैं ना ट्रांजिस्टर की जगह बकबक करता रहता है, ट्रांजिस्टर मतलब जो बकबक करे, एक तरीके से, है ना, रेडियो बोल सकते हैं। तो ये जापानीज है, जापान में बना हुआ है, इसकी नेशनलिटी जापान की हो गई, और स्मॉल है यानी साइज भी आपने बता दी। सो यहाँ पे ये है नेशनलिटी और यहाँ पर ये क्या है, साइज। तो साइज और नेशनलिटी में से पहले क्या आता है, साइज का नंबर पहले आता है, नेशनलिटी का नंबर 5वें नंबर पे आता है, तो गलती हो गई ना, पहले क्या आएगा साइज, बाद में क्या आएगा नेशनलिटी। क्या लिखूंगा, दिस इज स्मॉल जापानीज, मैं लिखता जा रहा हूं मिटाता जा रहा है, ठीक है, दिस इज स्मॉल जापानीज ट्रांजिस्टर। क्लियर? ठीक है, अप्रोच नंबर 1 क्लियर है क्या? चलो लेट्स टॉक अबाउट, चर्चित का विषय यह है कि सर नाइस किस में आएगा। सो इंग्लिश में अगेन आ जाओ, अप्रोच नंबर 2 कहती है कि 2 तरह के एडजेक्टिव्स लिखूंगा, लेकिन इन 2 तरह के एडजेक्टिव्स का रोल केवल इसी तक है कि ऑर्डर कैसे हम सेट करेंगे, इस ऑर्डर के लिए इसका नाम रखा गया है, ठीक है, और सरल सा नाम है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सरल सा नाम क्या है, सब्जेक्टिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना भाई, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को केवल और केवल आपको ऑर्डर तक ही सीमित रखना है, ऑर्डर सेट हो जाए, ऑर्डर सेट हो जाए। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मीनिंग बता सकता है कोई? नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग सब कह रहा हूं ना, उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं लेना, एक्चुअली यहाँ पे केवल ऑर्डर से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट से रिलेट करे या ऑब्जेक्ट से रिलेट करे, ठीक है ना। 1 2 3 एडजेक्टिव सारे के सारे ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब अपन किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं तो उसमें से कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो समय के साथ या ऐसे कहें पर्सन टू पर्सन बदलती है, वेरी करती है, और कुछ होती हैं जो नहीं करती हैं, कुछ होती हैं जो ज्यादा करती हैं, कुछ होती हैं जो कम करती हैं, समझ गए। तो हम पहले वो एडजेक्टिव लगाएंगे जो ज्यादा वेरी करता है, बाद में वो एडजेक्टिव लगाएंगे जो कम वेरी करता है, समझे। हम पहले वो एडजेक्टिव लगाएंगे जो ज्यादा, यानी सब्जेक्टिव एडजेक्टिव वो होता है जो ज्यादा वेरी करता है, और ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव वो होता है जो कम वेरी करता है, ठीक है। पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव यानी जो ज्यादा वेरी करे, जो बदल सकता है। बाद में क्या लगाएंगे, जो फिक्स है या उससे फिक्स है, बिल्कुल फिक्स भी नहीं है तो कंपैरिजन करें दोनों का, तो ये ज्यादा फिक्स लगे और ये कम फिक्स लगे, तो जो कम फिक्स लगे वो पहले, जो बदल सकता है, और जो ज्यादा फिक्स लगे वो बाद में। क्लियर है? अब आप बताओ नाइस पहले आएगा या बाद में आएगा। देखो सेंटेंस, अभी हमने क्या सेंटेंस लिखा था बताना, वैसे ऐसा सेंटेंस इसमें भी होगा, बोलना। वो नाइस वाला सेंटेंस था ना, नाइस ब्लू, दिस इज ए नाइस ब्लू पेन। अगर मैं इसको दिस इज ए ब्लू नाइस पेन लिखूं तो गलत क्यों होगा, देखना जरा ध्यान से। देखो 2 एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ब्लू होना, नाइस होना, तो पेन का ब्लू होना ज्यादा फिक्स है या पेन का नाइस होना ज्यादा फिक्स है? भाई मेरे पास एक नीला पेन है, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप नीला ही कहोगे,
आप क्या उसको लाल कहोगे? आप क्या उसको पीला कहोगे? आप क्या काला कहोगे क्या? लेकिन नाइस है या नहीं है, 6 लोगों में आंसर चेंज हो जाएंगे। ये कहेगी हाँ सर नाइस है, तो नहीं सर मुझे तो कहाँ ज्यादा पसंद नहीं आया। तो नाइस होना वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ब्लू होना थोड़ा वेरी करता है। तो पहले वो लगाओगे जो वेरी करता है, बदल रहा है, बाद में वो लगाओगे जो फिक्स है। सो नाइस पहले लगेगा, ब्लू बाद में लगेगा, क्योंकि नाइस यहाँ पे सब्जेक्टिव एडजेक्टिव है और ब्लू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। अब समझ आया क्या? दिस इज अप्रोच नंबर 2। दिस इज अप्रोच नंबर 2। क्लियर? सो अप्रोच नंबर 2 इज क्वाइट इजी। जिनके फैक्ट्स फिक्स होते हैं, जिनके फैक्ट्स फिक्स होते हैं, जो बदलते नहीं है। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, उल्टा सही बोला है। जिनके फैक्ट्स फिक्स नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जिनके फैक्ट्स फिक्स नहीं, अब फिक्स नहीं होते हैं दैट मीन वेरी करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है? जिनके फैक्ट्स फिक्स होते हैं। सेंटेंस है दिस इज अ रेड ब्यूटीफुल कारपेट, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो कारपेट अगर लाल है और सुंदर है तो ज्यादा फिक्स क्या है? लाल को लाल ही कहेंगे। 100 लोगों में से अगर 100 लोग बेवकूफ नहीं है तो लाल को लाल ही कहेंगे ना, कहेंगे ना। अब ब्यूटीफुल है या सुंदर है या नहीं है, आधे लोगों का जवाब चेंज हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? सो जिसका जवाब चेंज हो रहा है वो सब्जेक्टिव है, जिसका नहीं हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पहले लगाऊंगा, ऑब्जेक्टिव बाद में। तो क्या लिखेंगे इसको करेक्ट करके बोलो? दिस इज ए ब्यूटीफुल रेड कार्ड। दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग पहले, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग बाद में किया जाता है। So the correct sentence will be this is a beautiful red carpet, because beautiful here is subjective adjective. इसके फैक्ट्स बदल रहे हैं, पर्सन टू पर्सन बदल सकते हैं, इसके फैक्ट्स नहीं बदल रहे हैं, पर्सन टू पर्सन नहीं बदल। ठीक है, इसको बताओ। दिस इज एन ओल्ड फाइन हाउस, यह एक पुराना ठीक ठाक घर है। यह एक पुराना ठीक ठाक घर है। तो पुराना होना है, अभी मान लो कोई घर है वो 40 साल पुराना है, तो 40 साल पुराना है तो उसकी कंडीशन भी वैसी दिख रही होगी 40 साल पुराने जैसी। तो 10 लोगों को खड़ा करें तो उसको पुराना ही बताएंगे ना। कोई कहेगा कि नहीं सर कल ही बना, कहेगा क्या कोई? नहीं कहेगा। लेकिन ठीक ठाक है या नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मान लो कोई यात्री वहां से गुजर रहा है, उसको रहने का ठिकाना नहीं है, बारिश आ गई, उसके लिए तो वो खंडर भी ठीक ठाक। और मान लो कोई अंबानी टाइप का आदमी गुजर रहा है तो उसके लिए वो ठीक ठाक नहीं। मतलब उस किसी पर्सन के लिए वो उपयुक्त है, किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो ज्यादा फिक्स क्या चीज है? उसका एज फिक्स है, उसकी एज तो है जो है। उसकी एज तो अंबानी आगे थोड़ा ना बदल देगा, नहीं बदल सकता ना, कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन वो ठीक है या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन बदल सकता है। सो कैसे इंप्रूव करोगे चर्चित? अभी आपने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि सर एन किसके लिए आएगा। अभी आपने सही बिल्कुल इंप्रूव किया। बोलना क्या इंप्रूवमेंट किया आपने, इसलिए मैंने जानबूझ के आपसे ही पूछा। दिस इज ए फाइन ओल्ड हाउस, देखो जरा ध्यान से, ये एन बी हाउस के लिए है, ये ए बी हाउस के लिए। पर ए और एन का सिलेक्शन अगले वर्ड से किया आपने, खुद ने किया। अगले वर्ड से किया नहीं किया। जब ओल्ड आ रहा था तो आपने एन यूज किया, और जैसे ही आपने इसको रिप्लेस कर दिया ना तो आपके मुंह से एन निकलना ही नहीं, निकला ही नहीं, आपके मुंह से ऑटोमेटिक ए निकला। क्योंकि ए और एन का सिलेक्शन अगले वर्ड से किया जाता है। फिर वो आए भले किसके लिए भी, आ तो दोनों हाउस के लिए रहे, आर्टिकल के लिए रहे और उसके नाउन के लिए रहेंगे आर्टिकल्स, लेकिन वर्ड का सिलेक्शन अगले वर्ड से, इन आर्टिकल का सिलेक्शन अगले वर्ड से किया जाता है। क्लियर है क्या? और ये सब्जेक्टिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। फाइन। अप्रोच नंबर थर्ड एंड द लास्ट अप्रोच, ये बड़ी सरल है। देखो ये क्या कहती है कि कलर वाले एडजेक्टिव, नेशनलिटी वाले एडजेक्टिव और मैटेरियल वाले एडजेक्टिव और स्टाइल वाले एडजेक्टिव, ये 4 एडजेक्टिव को जितना हो सके ना नाउन के नजदीक रखो। जितना हो सके क्या रखो? नाउन के नजदीक। जैसे कि मैंने कहा दिस इज ए रेड ब्यूटीफुल कारपेट। अच्छा, अप्रोच नंबर 3 बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर हम अप्रोच नंबर 1 जानते हैं और अप्रोच नंबर 2 जानते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी ये है इसलिए बता दिया। अब सपोज करो मैं अप्रोच 3 नहीं जानता, तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? रेड होना ज्यादा फिक्स है या ब्यूटीफुल होना ज्यादा फिक्स है? रेड होना। तो जो फिक्स कम है उसको पहले लगा दूंगा। तो इस अप्रोच की अभी तक देखो मैंने रूल खाली छोड़ रखा है, कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं ना, कर पा रहा हूं। सो क्या सेंटेंस बनेगा? दिस इज ए ब्यूटीफुल रेड कारपेट। दिस विल बी रॉन्ग। अच्छा इसमें बताओ, शी इज एन अमेरिकन फेमस स्कॉलर। एन फेमस पहले लगा दोगे तो ए हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, इन सबको चेंज करते। तो ये तो रॉन्ग है, इसको आपने, ये सारे के सारे रॉन्ग है, और इनका करेक्ट फॉर्म देख लेते हैं फटाफट से। ये अप्रोच नॉट सो यूजफुल है एक तरीके से देखा जाए तो। चलो सही क्या बना इसका? दिस इज ए ब्यूटीफुल रेड कारपेट, क्योंकि ये सब्जेक्टिव लग रहा है सर मुझे और ये ऑब्जेक्टिव लग रहा है।
अमेरिकन होना ज्यादा फिक्स है या फेमस होना ज्यादा फिक्स है? भाई अगर कोई अमेरिका में पैदा हुआ है तो अमेरिकी हो गया वो, तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया ना। लेकिन वो फेमस है या नहीं ये तो डिपेंड करता है। लाइक आपने सुना हो कि कुछ साल पहले 2017-18 के आसपास कुछ वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज खेली गई थी, है ना, अमेरिका में, है ना। उसमें एक टीम को सचिन तेंदुलकर लीड कर रहे थे और एक टीम को शेन वॉर्न लीड कर रहे थे। अब आप जानते हो कितने फेमस है दोनों, लेकिन अमेरिका में दोनों ऐसे ही घूम रहे थे और कोई उनको पहचान ही नहीं रहा था क्योंकि वहां नहीं है फेमस। तो फेमस होना भी फिक्स नहीं है, फेमस होना भी फिक्स नहीं है, पर अमेरिकन होना तो फिक्स है, वो तो ठप्पा लग गया अमेरिकन है। तो कौन सा फैक्ट फिक्स हुआ? अमेरिकन होना फिक्स हुआ ज्यादा बजाय के फेमस होने के। तो जो ज्यादा फिक्स है वो बाद में होगा, जो कम फिक्स है वो पहले होगा। सो कैसे लिखोगे इसको? इंप्रूव कर दो चर्चित। जब भी एन आएगा अब आपसे इंप्रूव करवाऊंगा मैं। हाँ, शी इज ए फेमस अमेरिकन स्कॉलर, करेक्ट है। जैसे ही फेमस इधर आया, अमेरिकन इधर आया, तो एन भी ए से रिप्लेस हो गया क्योंकि पहले स्वर का साउंड आ रहा था, अभी व्यंजन का साउंड आ रहा है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। और बाकी इनमें क्या डिफरेंस है, एन ए कैसे हुआ, जिसको समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा अगले चैप्टर में समझ में आता है। दिस इज अ सिल्वर ब्यूटीफुल बॉक्स, ये एक चांदी का बक्सा है और सुंदर बक्सा है। तो चांदी का होना ज्यादा फिक्स है या सुंदर होना ज्यादा फिक्स है? चांदी का। भाई चांदी का तो चांदी का ही, हर कोई इसको चांदी का ही कहेगा, ऐसे थोड़ी कहेगा सोने का है। लेकिन सुंदर है या नहीं है ये तो यार अब चॉइस पे डिपेंड करता है, किसी को सुंदर लगे किसी को सुंदर ना लगे। सो करेक्ट इंप्रूवमेंट विल बी दिस इज ए ब्यूटीफुल सिल्वर बॉक्स। दिस इज ए लेदर एक्सपेंसिव पर्स, ये लेदर का बना हुआ पर्स है और ये एक्सपेंसिव है। अब लेदर का बनना ज्यादा फिक्स है या एक्सपेंसिव होना ज्यादा फिक्स है? देखो, अगर मैं एक बहुत ही अमीर आदमी को खड़ा करूं और एक बिल्कुल गरीब आदमी को खड़ा करूं और पर्स दिखाऊं तो ये भी कहेगा चमड़े का है, ये भी कहेगा चमड़े का है। चमड़े का तो दोनों के लिए है, लेकिन एक्सपेंसिव उसके लिए तो है और उसके लिए कुछ भी नहीं है। भाई मान लो आज आपने सुना होगा ना, सेलिब्रिटी देखते 1 लाख के पर्स लेके घूमते हैं, 2-2 लाख के पर्स लेके घूमते हैं, ब्रांडे बुकाटी पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, तो उनके लिए वो एक्सपेंसिव नहीं है। अबे गरीब आदमी 2 लाख का पर्स लेके घूमेगा तो कहेगा मैं बाइक ले आऊंगा। समझ गए? तो एक्सपेंसिव होना, एक्सपेंसिव होने वाली क्वालिटी पर्सन टू पर्सन डिफर कर रही है, उसके फैक्ट्स फिक्स नहीं है। लेकिन लेदर का होना तो फिक्स है, ठीक है, लेदर का होना फिक्स है। तो कैसे इसको इंप्रूव करेंगे? अगेन चर्चित विल इंप्रूव इट। अब ए एन में बदल जाएगा क्योंकि अब पहले लेदर, पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रही थी एल, लेकिन अब वोवल साउंड आ जाएगी एन, ठीक है। सो इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? दिस इज एन एक्सपेंसिव लेदर पर्स। सिमिलरली मुगल शैली की बनी हुई या कोस्टली शैली, कोस्टली यानी वही महंगी, है ना, महंगा होना ज्यादा फिक्स है या ये पेंटिंग मुगल शैली की बनी हुई है, मुगल स्टाइल में बनी हुई है, ये ज्यादा फिक्स है। तो जो जो जिस स्टाइल में बनी हुई है वो फिक्स हो गई ना भाई, किस स्टाइल में बनी हुई है, मुगल शैली में बनी हुई है, ठीक है। और कॉस्टली वही सेम बात है, बड़े बड़े लोग जो है पेंटिंग 1-1 2-2 लाख रुपए की घर में लगाते हैं, 5-5 लाख 10-10 ऑक्शन होती है, इनफैक्ट कई सारी पेंटिंग्स की तो ऑक्शन होती है, 20 लाख 50 लाख में भी पेंटिंग छूटती है। हमारे जैसा आदमी थोड़ा ना 50 लाख में कहेगा प्लाट ले लूंगा मैं, नहीं, जो ऑक्शन हो रही है वहां पे नगर पालिका का प्लाट ले लूंगा, पहले प्लाट लूंगा, घर बनाऊंगा, सभी तो पेंटिंग लगाऊंगा, पेंटिंग छोड़ो मैं तो कोई सीनरी लगा दूंगा, पहले 50 लाख का प्लाट लूंगा। तो क्या कॉस्टली होना फिक्स नहीं हुआ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड हुआ, लेकिन किस स्टाइल में कोई सी चीज बनी हुई है, किस शैली में बनी हुई है वो फिक्स है ना। सो इसको इंप्रूव करो जरा, करो। दैट इज ए कॉस्टली मुगल। तो इनमें जो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, ब्यूटीफुल, रेड कलर है, रेड क्या है? कलर। अमेरिकन क्या है? नेशनैलिटी। सिल्वर क्या है? मटेरियल। लेदर क्या है? अगेन मटेरियल। और मुगल क्या है? स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल मतलब शैली, स्टाइल मतलब शैली, ओके। तो ये है स्टाइल। तो ऊपर देखो रूल पढ़ो, जितना हो सके, जितना हो सके कोशिश करके आप कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल और स्टाइल वाले एडजेक्टिव्स को नाउन के करीब रखें। तो इस अप्रोच से भी इसको इंप्रूव करा जा सकता था। देखो, नाउन के करीब, नाउन के करीब, नाउन के करीब, नाउन के करीब और नाउन के करीब, ये थी हमारी अप्रोच नंबर 3। जहां जो अप्रोच लगी जाए, इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के तुरंत पहले किया जाएगा, जितना हो सके कोशिश करेंगे। सो अप्रोच तो फिर सास को नमस्ते है हमारे पास, स्टाइल नहीं है तो फिर आप ये डिसाइड करो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से डिसाइड होगा। तो तीनों अप्रोचेस का मिक्स में हम यूज करेंगे, समझ गए? क्लियर है? सास को नमस्ते, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फैक्ट फिक्स है या नहीं है, और इन चार को
अमेरिकन मुगल पेंटिंग। तो आप ये देखो, देखो उस सास को नमस्ते वाले जो एडजेक्टिव्स है ना, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हम मानेंगे ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद जो अगला निकल के आ रहा है वो सब्जेक्टिव माना जाएगा उसके उसके कंपैरिजन में। समझ गए? वो सास को नमस्ते के जो 6 एडजेक्टिव्स हैं, हम उनको ऑब्जेक्टिव मानेंगे। वो करीब करीब सारे फिक्स होते हैं, साइज फिक्स होती है, एज फिक्स होता है, कलर फिक्स होता है, नेशनलिटी फिक्स होती है। इनके अलावा 7वां 8वां 9वां कोई भी एडजेक्टिव निकल के आएगा तो उनके कंपैरिजन में वो कम फिक्स माना जाएगा। तो उसको पहले और इन 6 को बाद में, और इन 6 में से भी 2-3 आ जाए तो फिर सास को नमस्ते का हमारे पास ऑर्डर है। क्लियर? ठीक है, हाफ द चैप्टर वी हैव डन। एडजेक्टिव हाफ चैप्टर हम कर चुके हैं। अब कल जो है रिमेनिंग हाफ हो जाएगा, उसमें हमको डिग्री सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। तो कल का चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, आज का थोड़ा बोरिंग लगा होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।